प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में थर्ड वेव को लेकर के एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि थर्ड वेव नहीं आएगी। कुछ डाटा ये कहते हैं कि थर्ड वेव आएगी और कुछ डाटा ये कहते हैं कि यदि हमने सुरक्षा रखी तो थर्ड वेव नहीं आएगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का भी अपना अपना मत है। बहुत से लोग थर्ड वेव की बात करते हैं, कुछ लोग फोर्थ वेव की भी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं थर्ड वेव जुलाई अगस्त में आ जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं नवंबर में आएगी। और ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है कि बहुत सारे दर्शकों के हमें रोज मैसेजेस आते हैं कि आपने तो कहा था थर्ड वेव नहीं आएगी, और यहाँ पर तो हम लोग सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, इंग्लैंड में केस बढ़ना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर ऐसा हो गया है। तो आप बताइए हम किसकी माने। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरोना के संदर्भ में सारी वो इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बाद आपके मन में ये कोई सवाल नहीं बचेगा कि क्या थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। और उसको 3 सेगमेंट में मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखूंगा। पहला एस्ट्रोलॉजिकल, दूसरा आंकड़ों के आधार पर, और तीसरा वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर। यानी यहां पर तीनों सेगमेंट जब आप देखेंगे तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगी कि हकीकत क्या है और हमें इसे कैसे लेना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजिकल वो तथ्य रखता हूं जो आपको यहाँ ये समझने में मदद करेंगे कि क्या तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। और ये पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी पर ही निर्भर है, इसमें यहां इधर उधर का कोई भी डाटा मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। दर्शकों, 2020 के अंदर शनि का एक परिवर्तन होता है कि शनि हर 30 साल के अंदर अपनी ही राशि में प्रवेश करता है, यानी कि मकर राशि में आता है, और यहां आने पर वो बहुत बड़े परिवर्तन करता है। ऐसे में परिवर्तन तो होने थे 2020 में, और उसका आकलन भी मैंने 2018 में ही आप लोगों को बता दिया था कि दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली है। 2020 के अंदर 6 ग्रहों की युति बनती है धनु राशि के अंदर, और उसके बाद हम कोरोना का फर्स्ट फेज देखते हैं। यानी 6 ग्रहों की युति बनी, ब्रह्मांड में हमें इंडिकेशन मिला, और उसके आधार पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी फैली और उसकी पहली वेव हमने पूरे विश्व के अंदर देखी। उसके बाद सब कुछ ठंडा हो गया, लेकिन फिर 2021 के अंदर वापस से 6 ग्रहों की युति बनती है, और वो बनती है मकर राशि के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि एक दूसरी वेव कोरोना की आती है और पूरे विश्व को अपने चपेट में लेती है। अब यदि यहाँ पर पहले 2 आंकड़े हमारे जब 6 ग्रहों की युति से मैच कर रहे हैं, तो तीसरी वेव के लिए भी 6 ग्रहों की युति का होना आवश्यक है, क्योंकि कारण तो वहीं से बना है। ऐसे में 2021 के अब बाकी के 6 माह में भी और 2022 के साल में भी कोई 6 ग्रहों की युति ऐसी नहीं बन रही है जो यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन दे रही हो कि कोई बड़ी त्रासदी अब फिर से आने वाली है। ऐसे में मैं ये आपसे कैसे कहूं कि थर्ड वेव आएगी, जबकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। अब यदि मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि थर्ड वेव आएगी, तो पहले 2 वेव आई उसके कारण कुछ और थे, और थर्ड वेव आएगी उसका कारण कुछ और कैसे हो सकता है। या तो मैं पहले झूठ बोल रहा था या अब आपसे झूठ बोलूंगा। जब पहले मैंने आपसे कहा वो घटना घटित हुई है, तो अब यहां पर जो कहने जा रहा हूं इसका मतलब है कि वो भी घटना वैसी ही होगी। यानी कि थर्ड वेव की संभावना यहां पर ज्योतिषीय गणना के आधार पर नहीं बन रही है, ये बात निश्चित है। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि थर्ड वेव की बात करता है तो ग्रहों की उसे वो प्रमाणिकता देनी चाहिए कि इस ग्रह के इस युति के कारण से यहां पर थर्ड वेव की संभावना बनती है। तो यहां पर हमें भी समझने का मौका मिलेगा कि आखिर वो कौन से प्लैनेट हैं जो थर्ड वेव लाने की ताकत रखते हैं। जब ब्रह्मांड में ऐसी कोई युति बन ही नहीं रही है, तो थर्ड वेव की आशंका को यहां पर लेकर आना सरासर गलत होगा, और ये ज्योतिष का अपमान भी होगा। ऐसे में थर्ड वेव की घटना ज्योतिषीय आधार पर बिल्कुल भी नहीं बन रही है। ये हो गया पहला पहलू। अब दूसरे पहलू की जब हम बात करते हैं
तो यहां पर हम आंकड़ों की बात करते हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 100 साल पहले भी जब इसी तरह का फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू आया था, उसकी भी 3 वेव्स आई थी। पहली वेव कमजोर थी, दूसरी वेव सबसे ज्यादा खतरनाक थी और तीसरी वेव बहुत थोड़ी सी मामूली सी थी और उसके बाद उसका असर पूरे विश्व में खत्म भी हो गया था। ऐसे में यहां पर अब यदि इन्हीं आंकड़ों को हम यहां वर्तमान के दृष्टिकोण में देखते हैं तो पहला फेज कमजोर था, लेकिन अमेरिका में पहला फेज ही बहुत ताकतवर था। दूसरा फेज हिंदुस्तान में बहुत प्रभावी था, लेकिन और जगहों पर वो इतना खराब नहीं था। कुछ जगहों पर तीसरी बार में थोड़े से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, लेकिन उसे थर्ड वेव कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेंगे शुरुआत में कुछ केसेस बढ़ेंगे भी, ये बात निश्चित है, क्योंकि कोरोना एक दूसरे से दूसरे को फैलता है। ऐसे में लॉकडाउन की ढील के बाद में थोड़े से केसेस का बढ़ना लाजमी है, इसमें किसी को इसको थर्ड वेव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब बात करते हैं वर्तमान के आंकड़ों की। दर्शकों, यदि मैं आपको बताऊं, यहां पर हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं, और देशों की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यदि दूसरी वेव इतनी खतरनाक नहीं होती तो निश्चित तौर पर महामारी के कारण से तीसरी वेव का आना निश्चित बनता था, क्योंकि ये पिछले पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन इस बार दूसरी वेव इतनी खतरनाक आई है कि उसने तीसरी वेव की संभावना को लगभग खत्म कर दिया है। और उसका आधार क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब पहली वेव आई तब यहां पर कोई भी कोरोना के मरीज नहीं थे, यानी ये शुरुआत थी। एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसने औरों को संक्रमित किया, और जो लोग संक्रमित हो रहे थे वो दूसरों को संक्रमित कर रहे थे, लेकिन दूसरों को संक्रमित करने से पहले ही उन्हें 2-4-5 दिन के अंदर ही अपने अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई दिए और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया और आइसोलेट करके अपना इलाज किया। और सरकार भी यहां पर सख्त थी, उन्होंने बहुत पहले ही लॉकडाउन लगा लिया। ऐसे में पहले वेव के अंदर केसेस के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन जैसे ही यहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से खुला, उसके बाद में अचानक से फर्स्ट वेव के अंदर भी, यानी कि सितंबर के अंदर हमने उसका पीक बनते हुए देखा। ऐसे में पहली वेव के अंदर जब एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और वो दूसरों को संक्रमित कर रहा है और दूसरा भी संक्रमित होकर किसी तीसरे को संक्रमित कर रहा है, ऐसे में यहां पर इसका फैलाव तो हुआ, लेकिन साथ में जो लोग संक्रमित हो रहे थे, साथ में वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर पा रहे थे, क्वारंटीन कर पा रहे थे। इसीलिए इसका व्यापक असर हमको देखने को नहीं मिला, और नया वेरिएंट था, इसीलिए इसका खतरनाक रूप भी हमको देखने को नहीं मिला। ऐसे में वहां भी 3 तरह के मरीज थे। एक वो लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी, वो लोग यहां पर सीरियस हुए। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, उन लोगों को हल्के लक्षण आए, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत मामूली से सिम्टम्स दिखे, या यूं कहिए कि सिम्टम दिखे ही नहीं, और वो ठीक भी हो गए। साथ ही बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर एंटीबॉडी भी बनी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कब कोरोना संक्रमित हुए। ऐसे में दिल्ली में जब एक सर्वे किया गया तो वहां पर 25 से 30% लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनी। ये बात तथ्यों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब ये सब कुछ होने के बाद में दूसरी वेव के अंदर आने से पहले हमने यहां पर लापरवाही जब शुरू की, तो हुआ ये कि एक व्यक्ति जो संक्रमित हुआ और यहां पर उसका वेरिएंट भी चेंज हो गया, क्योंकि यहां पर वायरस अपना असर भी दिखाता है और अपना रूप भी बदलता है, यानी कि वायरस म्यूटेन हुआ और उसकी वजह से इसका घातक रूप भारत के अंदर फैला, जिसे हम डेल्टा 2 भी कह सकते हैं। यहां पर जब ये कोरोना वायरस लोगों के बीच में फैलना आरंभ हुआ, तो आप एक बात को समझिए कि पहली वेव के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी थी और कुछ लोगों को वैक्सीनेशन भी हो चुका था। ऐसे में दूसरी वेव के अंदर जो लोग संक्रमित हुए, वो लोग जब दूसरों के संपर्क में आए, और उनमें से बहुत सारे लोग वो थे जिनके अंदर एंटीबॉडी पहले से बन चुकी थी, या वो लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके थे। ऐसे में उन्हें दूसरे वेरिएंट का पता ही नहीं लगा कि वो कब संक्रमित हुए, और अनजाने में ही उनके द्वारा भी लोगों को ये कोरोना वायरस फैलता चला गया। ऐसे में एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, लेकिन जो लोग कोरोना से पीड़ित पहले नहीं थे,
या जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, उन तक जब ये पहुंचा तो यहां पर इस कोरोना को स्प्रेड करने वाले लोग वो लोग थे जो कोरोना संक्रमित हुए, वो लोग थे जो कोरोना संक्रमित तो थे लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो संक्रमित हैं, क्योंकि वो पहले से संक्रमित हो चुके थे पहली वेव के अंदर। दूसरी वेव के अंदर उनके अंदर एंटीबॉडी थी, उन्हें पता नहीं लगा और वो भी यहां पर स्प्रेडर बन करके बाजार में घूम रहे थे। ऐसे में अचानक से बहुत सारे लोगों का स्प्रेडर बनना अपने आप में इस बात का इंडिकेशन दे रहा था कि सेकंड वेव के अंदर ये तेजी से विस्फोट जरूर होगा, क्योंकि 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 12 लोगों को जब ये पहुंच रहा है तो यहां पर एक चीज है कि इनमें से बहुत सारे लोग तो पहले से ही संक्रमित हो चुके थे और जब उन्होंने नए लोगों को संक्रमित करना शुरू किया तो उनकी संख्या बहुत तेजी से यहां पर बढ़ने लगी। और जो दूसरे लोग थे जो इस बार संक्रमित हुए वो लोग थे जो पिछली बार कोरोना से बच गए थे और उनके अंदर किसी भी तरह की ना तो एंटीबॉडी बनी थी और ना ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन ली थी। ऐसे में बहुत ही खतरनाक वायरस के चपेट में आने से दूसरी वेव इतनी खतरनाक हुई कि बहुत से लोगों की यहां पर जाने भी गई। लेकिन जो दूसरी वेव के अंदर जितनी तेजी के साथ यहां पर कोरोना के मरीज बढ़े हैं, ये अपने आप में ही एक ऐसा उदाहरण है कि या तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करते या कोरोना वायरस के कारण से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनते और वो लोग कवर होते। ऐसे में दूसरी वेव के अंदर लोगों को कोरोना वैक्सीन ने भी प्रोटेक्ट किया, साथ में जो लोग संक्रमित हुए वो लोग भी अब एंटीबॉडी अपने अंदर बना चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या के अंदर अगर मैं यहां पर अनुमानित आपको बताऊं तो लगभग हिंदुस्तान के अंदर 70% लोगों की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, चाहे फिर वो कोरोना के कारण से बनी हो या वैक्सीन के कारण से बनी हो। और धीरे धीरे सरकार यहां पर कोरोना वैक्सीन भी लोगों को लगा रही है। ऐसे में जब पहला वेरिएंट आया था या पहली वेव जब आई थी और दूसरी वेव आई, उसके बीच के अंदर 9 माह का फर्क है। ऐसे में दूसरी वेव और तीसरी वेव के बीच में केवल 2 माह का ही फर्क हो, यह बात डाइजेस्ट नहीं होती है। अब मैं आंकड़ों के आधार पर दर्शकों आपसे बात कर रहा हूं। यदि यहां पर 9 माह का यदि समय लेते हैं तो 9 माह में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो चल रही है उसके आधार पर बहुत बड़ी आबादी ऑलरेडी यहां पर कवर हो जाएगी। ऐसे में तीसरी वेव की संभावना यहां पर अगर आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूं तो भी यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी महामारी के कारण से बहुत बड़ी आबादी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। गांव-गांव के अंदर कोरोना फैला है, शहर के हर घर के अंदर कोरोना मरीज मिले हैं। हमने न जाने कितने अपने परिचितों को खोया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहे कि उसके आसपास के लोगों के अंदर किसी को कोरोना नहीं हुआ या किसी के घर में अभी तक किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना नहीं हुआ। अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से 100 में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो ये कह पाएंगे कि हाँ, हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ। यानी 90% घरों के अंदर लोगों को कोरोना हो चुका है। ऐसे में इतनी एंटीबॉडी बन जाने के बाद तीसरे वेव की संभावना की हम यहां पर यदि बात करें तो वो फिर वैज्ञानिक आंकड़ों को भी झूठा साबित करती है। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं सेकंड वेव के अंदर, जब इतने लोगों को एंटीबॉडी बन चुकी है, कोरोना वैक्सीन अब लगने की तैयारी है और भी लोगों को लगेगी, तो यहां पर तीसरे वेव की संभावना खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक आधार पर, जो कि आंकड़ों के आधार पर हमने बात कर ली, एस्ट्रोलॉजी की बात कर ली, अब हम वैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक आधार की यदि बात करें तो उनका यह मानना है कि कोई भी महामारी के 3 फेस होते हैं। पहला फेस थोड़ा कम होता है, दूसरा फेस उससे अधिक खतरनाक होता है, तीसरा उससे कम होता है। लेकिन यहां पर यह एक रैंडम सर्वे है, यानी कि दूसरी महामारी यदि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हुई है, यानी पहले से थोड़ी गंभीर तो रही है लेकिन अत्यधिक गंभीर नहीं रही है, तो यहां पर तीसरी वेव की संभावना बनती है। जैसे अमेरिका के अंदर पहली वेव इतनी खतरनाक थी कि उसने दूसरी वेव की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर दिया। हमारी दूसरी वेव की रफ्तार इतनी तेज है कि उसने तीसरी रफ्तार को आने के लिए, या यूं कहूं कि तीसरी वेव को आने की रफ्तार ही उसने लगभग खत्म कर दी है। लेकिन वैज्ञानिकों का जो सर्वे होता है वो सभी तरह के मापदंडों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ऐसे में जहां ब्रिटेन या और जगह पर आप केसेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं,
वो केवल और केवल उनकी लापरवाही का नतीजा है और धीमी वैक्सीनेशन की गति का परिणाम है। लेकिन वो इतना व्यापक नहीं होगा जो पहली वेव खतरनाक थी या दूसरी वेव जिन देशों में खतरनाक थी उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो। यानी कि यहां पर थोड़े से केसेस बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये उसका अंत होगा। जैसे एक बॉल जब हम जमीन पर गिराते हैं, पहली बार वो गिरती है, जमीन से टकराती है, उछलती है, फिर जमीन से टकराती है, फिर उछलती है, फिर जमीन से टकराती है, फिर उछलती है, फिर जमीन पर गिर जाती है। यानी कि उसकी पहली बार जमीन से टकराकर उछलने की गति और दूसरी गति के अंदर कमी जरूर होती है और तीसरी गति और कम होती है और चौथी में वो फिर जमीन पे ही रुक जाती है। ठीक इसी तरह महामारी का भी एक वेव होता है जो अपनी तरह से काम करता है। लेकिन यहां पर हमारा भी बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले होता है, इसीलिए हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण से ही फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के आंकड़ों के अंदर हमें अलग अलग जगहों पर परिणाम देखने को मिले हैं। पहली लापरवाही अमेरिका में रही, लोगों ने मास्क नहीं लगाए तो पहली वेव बहुत खतरनाक रही। पहली वेव ने हमने बहुत स्ट्रिक्टली होकर के काम लिया, यानी कि पूरे भारत में ही लॉकडाउन लगा दिया, तो पहली वेव के परिणाम हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन दूसरी वेव के अंदर हमने बिल्कुल लापरवाही बरती, राजनीतिक रैलियां हुई, कुंभ का आयोजन हुआ, किसान आंदोलन हुआ जिसके अंदर लाखों लोग इकट्ठे हुए, ऐसी तमाम गलतियां हम लोगों ने की और जिसका परिणाम ये हुआ कि सेकंड वेव खतरनाक हुई। यानी जहां पर लापरवाही रही है वहीं पर ये वेव खतरनाक हुई है, चाहे फिर पहली वेव रही हो या सेकंड वेव रही हो। ऐसे में दो वेव से पूरी दुनिया सबक सीख चुकी है, सरकारें अनुभव ले चुकी है। ऐसे में तीसरे वेव की संभावना यहां पर किसी भी देश में आए इसकी संभावना कम बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो देश लापरवाही करेगा वहां पर कुछ घटनाएं, केसेस बढ़ने की जरूर घटेंगी, लेकिन सरकारें अब सचेत हो चुकी है। ऐसे में जरा से केस बढ़ने के साथ ही वहां पर सख्ती भी की जाएगी और वो चीज कंट्रोल में भी आ जाएगी। यदि आप बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के वीडियो देखेंगे, अमेरिका के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो लोग इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि यदि सावधानी रखी गई तो तीसरी वेव की संभावना नहीं बनती है। यानी कि तीसरी वेव की आने की संभावना ना तो ग्रहों के आधार पर बन रही है, ना आंकड़ों के आधार पर बन रही है, और ना ही हम अभी बात करें तो लोग इतने लापरवाह होंगे तीसरी वेव के लिए कि यहां पर वो तीसरी वेव को अपने लिए आमंत्रित करेंगे। ऐसे में किसी भी तरीके से ये कहना कि तीसरी वेव आएगी, लोगों को परेशान करेगी, ये अपने आप में निराधार है। इसका मैं कोई लॉजिकली यहां पर चीज नहीं देखता हूं जिसके आधार पर मुझे लगे कि ऐसा होगा। बिल्कुल ही यदि हम मूर्ख बन जाएं, सरकारें अपना विवेक खो दें, लोग लापरवाही करने लगे, वैक्सीनेशन बंद कर दिया जाए, ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां यदि हम कर दें तो बात अलग हो जाती है। वो फिर वेव हमारी गलती की वजह से आएगी, ब्रह्मांड में ग्रहों का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये उसी तरह की बात होगी जैसे व्यक्ति पहाड़ पर चढ़कर अगर कूद जाए नीचे तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, या कोई रिवॉल्वर उठा करके अपनी कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा देगा तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। इसमें ग्रह कुछ भी रोल प्ले नहीं करेंगे। ऐसे में तीसरी वेव को लेकर के मैंने यहां पर आपको एक एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश की है, जो पूरी तरह से मैं ग्रहों के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर, सर्वे के आधार पर और वैज्ञानिक पहलू के आधार पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई ये बात कहता है कि जी तीसरी वेव आएगी नहीं आएगी, क्या कंफ्यूजन है, तो फिर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आएगी तो देखेंगे, नहीं आएगी तो बहुत अच्छी बात है। सारे तथ्य मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब इस बात का जवाब देना मेरे लिए बिल्कुल भी असंभव है कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। मैंने सारी बात आप लोगों के सामने स्पष्ट तौर पर रख दी है। अब आप निर्णय कीजिए क्या तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। मैं तो हमेशा से बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, पहली वेव के अंदर ही मैंने कहा था कि मई 2021 तक हम परेशान रहेंगे इस महामारी से, और मई 2021 के बाद में मैंने फिर कहा कि अब हम इससे हमेशा के लिए बाहर निकलने जा रहे हैं। मैं एक ही बात को हमेशा से स्टैंड रखता हूं उस बात पर, और वही बात दोहराता हूं, बार बार अपनी बात नहीं बदलता, चाहे फिर वो बात मेरी गलत साबित हो या सही साबित हो। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन मैं बार बार कोई स्टैंड नहीं बदलता जब तक वो बात पूरी तरह से गलत साबित ना हो जाए।
ऐसे में कोरोना को लेकर के मेरा जब कोई भी आंकड़ा अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है, तो मैं अपना स्टैंड नहीं बदल सकता कि तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव नहीं आएगी, ये मेरा स्टैंड आज भी है और आगे भी रहेगा, जब तक कि तीसरी वेव आकर के मुझे गलत साबित ना कर दे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारे तथ्य बता दिए हैं। अब इसके बाद में आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।